गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट में हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्लास 12th का फिजिक्स है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पे बेसिस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड संबंधित क्या क्या चीज़ इसमें यूज हो रहे हैं उस पर डिस्कस करना है पूरा करेंट ये सब वगैरह। स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युत, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कि आवेशों का संरक्षण, और तीसरा हम इसे पढ़ेंगे विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन स्थिर वैद्युत से या स्थिर वैद्युत से। आखिर ये होता क्या है? ठीक है, एक ऐसा करंट है जिसे आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कहीं ना कहीं पे। जैसे जब हम ठंडी के टाइम पे स्वेटर उतारते के टाइम पे हल्की चट से आवाज आती है, कभी कभी हल्की चिंगारी भी दिखाई देती है। ये उतना चोट लगने वाली चिंगारी नहीं होती, हल्की हल्की दिखाई देती है इस प्रकार से। ये बहुत कम लोग महसूस किए होंगे, हो सकता है जो उतना उस प्रकार से ऊनी कपड़े नहीं पहनते होंगे। जैकेट वैकेट वाले में सब नहीं होता। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप जब क्लास में बैठे रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो कोहनी होता है वो किसी लोहे से टकराता है और टकराने पे हल्का सा झटका मारता है, ऐसा लगता है करंट मार दिया। ठीक है, ये स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल है। इसे घर्षण विद्युत भी कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि घर्षण के फलस्वरूप को हल्का सा करंट लगा। यहाँ पे कोई वायर यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी बैटरी से करंट नहीं मिल रहा, यहाँ पे किसी बोर्ड से करंट नहीं मिल रहा, घर्षण से मिल रहा। तो ये घर्षण विद्युत था, ये स्थिर विद्युत था। ठीक है, तो स्थिर विद्युत में यही सब चीजें आती है। एक और एग्जाम्पल भी इसका हम देख सकते हैं कि जब बादल गरजता है तो बादल गरजने के फलस्वरूप इतनी तेज ध्वनि उत्पन्न होती है कि उसके फलस्वरूप वहां हमको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। क्या वहां कोई ऐसा सोर्स है जो बिजली चमका सकता है? नहीं। तो वहां इतनी जोर से ध्वनि उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप हमको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चीज था स्थिर विद्युत के कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल। ठीक है, कि विद्युत को जरूरी नहीं है कि हम तार की सहायता से या किसी क्या बोलते हैं बैटरी या मेन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ही प्रोवाइड हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्थिर विद्युत में बेसिक चीजें आती है जो हम लोगों ने कहीं कहीं पे देखा है, उसको महसूस किया। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि हम इसको प्रैक्टिकली कई हर बार देख सकते हैं। हमको एक बार झटका लगा, हम फिर छुआते वहां पे नहीं लगता, हमने फिर वहां पे नहीं देख पा रहे। अरे हमने झटका लगा था, नहीं देख पा रहे। ये चीज बात है। स्वेटर उतार रहे, चचे के बाद एक बार आए दूसरी बार करके देख रहे, नहीं आ रही आवाज। ये अचानक कभी कभी ऐसे हो रहा है। तो प्रैक्टिकली हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसको हम हर बार यूज करेंगे तो हम हर बार रिजल्ट मिलेगा कि हाँ आवेश तो कहीं ना कहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहाँ पे विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश किसी भी मूलभूत कण का एक अंतर्निहित गुण है, मतलब उसमें मौजूद होता ही होता है। ठीक है, किसी भी मूलभूत कण का। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं मूलभूत कण क्या। कोई भी परमाणु, क्लास 11th की केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्लास 11th की केमिस्ट्री। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं भी होता है, जैसे हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी परमाणु की मूलभूत कण है। अब इलेक्ट्रॉन मूलभूत कण है तो उसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन में आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेम प्रोटॉन में भी यही होता है, सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, बस यही डिफरेंस है इसमें। तो किसी भी परमाणु के मूलभूत कण में, ठीक है, किसी परमाणु के मूलभूत कण में कुछ आवेश अंतर्निहित होता है, उसमें उसके अंदर उपस्थित होता ही होता है। ये होता है विद्युत आवेश। और इस आवेश का जो मात्रक होता है SI यूनिट, वो होता है कूलम। ठीक है, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं विद्युत आवेश, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं है, समझने के लिए बसता है। ये किसी परमाणु के मूलभूत कण के अंतर्निहित उपस्थित आवेश की मात्रा को विद्युत आवेश कहते हैं। इसका मतलब कूलम होता है, आवेश होता है
दो प्रकार से होता है। विद्युत आवेश के प्रकार, एक होता है धन आवेश। विद्युत आवेश का प्रकार क्या है? धन आवेश, जिसे कहते हैं धनावेश। एक होता है ऋण आवेश, जिसे कहते हैं ऋणावेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश, सिंपल है ना। एक चीज तो पता ही होगी, चुंबक में हम लोगों ने कभी देखा है कि किन्हीं दो चुंबक को हम जब पास पास लाते हैं तो कभी वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, कभी वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेम पोल, यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, या साउथ और नॉर्थ है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि सेम हो जाएगा NN या फिर SS हो जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब असमान वाले में क्या होता है, जो अगर अलग अलग रहता है तो आकर्षित होता है, और अगर सेम होता है तो प्रतिकर्षण होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट आवेश के लिए भी होता है। यदि धनावेश और धनावेश एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यदि ऋणावेश और ऋणावेश भी आ रहे हैं तो सेम उनमें भी प्रतिकर्षण होगा। और यदि धनावेश और ऋणावेश या ऋणावेश और धनावेश एक दूसरे के पास आ रहे हैं, धनावेश ऋणावेश, कुछ पॉइंट से देते हैं ऐसे इनको, तो धनावेश ऋणावेश दूसरे के पास आएंगे या ऋणावेश धनावेश दूसरे के पास आएंगे तो इनमें आकर्षण होगा। ये विद्युत आवेश का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी से हम समझेंगे किस प्रकार से विद्युत आवेश का वितरण हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हो रहा है, ये पैटर्न देखेंगे। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। समान आवेशों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। समान आवेश, समान आवेश में प्रतिकर्षण। और ये विपरीत आवेश, विपरीत आवेश में क्या हो रहा है? आकर्षण। ठीक है, तब इनको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से, किस प्रकार से आकर्षण हो रहा है, किस प्रकार से प्रतिकर्षण हो रहा है। ओके, तो हम एग्जांपल देख रहे हैं, 3 एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक कांच की छड़ लेते हैं। ठीक है, हमने एक कांच की छड़ लिया, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और धागे की सहायता से लटका दिया, तो ये कांच की छड़ है। ठीक, यही सेम हमने दूसरे कांच के छड़ के साथ भी किया कि हमने दूसरा कांच का छड़ लिया और उसे भी किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के पश्चात उसे भी धागे से बांध के लटका दिया। तो दोनों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये दोनों कांच का छड़ है। ठीक है, ये पहला कांच का छड़, ये दूसरा कांच का छड़, इसलिए मैंने दोनों को ए नाम दे दिया। ये भी कांच का छड़ है, ये भी कांच का छड़ है, दोनों को हमने रेशम कपड़ों से रगड़ा और यहाँ पे धागे की सतह से लटका दिया। तो हम इसमें देखते हैं कि ऐसा करने पे जब दोनों को पास पास धागे की सतह से लटकाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्यों? इसको भी कांच की छड़ से रगड़ा और लटका दिया, सॉरी, इस कांच को भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और लटका दिया, इस कांच की छड़ को भी रेशम कपड़े से रगड़ा और लटका दिया, लेकिन जब दोनों को पास पास लेके आया गया तो दोनों एक दूसरे को दूर ढकेल रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखते हैं। एक और एग्जांपल, एबोनाइट की छड़ लिए, उसे ऊनी कपड़े से रगड़ा। ठीक है, एबोनाइट की छड़ लिया, उसे ऊनी कपड़े से रगड़ा और लटका दिया धागे से बांध के। सेम दूसरी भी एबोनाइट की छड़ हमने जी ली, उसको भी ऊनी कपड़े से रगड़ा और धागे से बांध के लटका दिया। हमने देखा कि दोनों को जब पास पास रख रहे हैं तो इन दोनों में भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ऐसा क्यों कि दोनों को सेम कपड़ों से रगड़ रहा है तो भी उन्हें प्रतिकर्षण हो रहा है? ऐसा क्यों? देन थर्ड एग्जांपल, हमने कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा, सेम पहले जैसा वाला,
और यहाँ धागे से बांध के लटका दिया। ये पहला केस। हमने फिर एबोनाइट की छड़ ली। दूसरा केस जो था हमारा, हमने इसमें एबोनाइट की छड़ लिया, ऊनी कपड़े से रगड़ा इसको और यहाँ बांध दी, लटका दिया। तो बी। अब यहाँ पे कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। तो इन दोनों में हमको देखने मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मतलब आकर्षण का गुण है, पास पास खींचते एक दूसरे को, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा था कि इनमें प्रतिकर्षण हुआ, कांच की सेम छड़, एबोनाइट की सेम छड़, आपस में प्रतिकर्षण हुआ, लेकिन जब एक कांच की छड़ को और एक एबोनाइट की छड़ को पास पास लाया गया तो इनके मध्य आकर्षण हुआ। ऐसा क्यों? ठीक है। तो इसका जो रीजन निकलता है वो निकलता है आवेश से। होता क्या है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से आवेश निकलकर रेशम की छड़ में चला जाता है, रेशम के कपड़े में चला जाता है, ठीक है। फिर समझना, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से आवेश निकलकर रेशम के कपड़े में चला जाता है। क्योंकि इसमें आवेश की कमी हुई, मतलब ये धनावेश होगा। अब एक चाहे दो जितना भी निकले उसको डिपेंड करते हैं। और रेशम के कपड़ा चूंकि ये आवेश को ले रहा है तो इसमें ऋणावेश होगा, ठीक है। तो कांच की छड़ में क्या धनावेश, इसमें भी धनावेश है, इसमें भी धनावेश है। अब धनावेश, क्योंकि ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, तो दोनों धनावेश समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। हमने पहले देखा था। तो समान आवेश होने का दोनों से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। पहला पॉइंट। सेम एबोनाइट की छड़ और ऊनी कपड़े, यहाँ उल्टा होता है कि जब एबोनाइट की छड़ को आप ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े से आवेश निकल के एबोनाइट की छड़ में जाते हैं, और जिसमें आवेश जाता है, जिसमें वृद्धि हो रही है, ये सब 11th फिजिक्स 11th केमिस्ट्री में पढ़े थे मैंने कि जब भी आवेश कुछ त्यागता है तो उसमें प्लस हो जाता है, और जो आवेश ग्रहण करता है उसमें माइनस हो जाता है। आप इसको इलेक्ट्रॉन भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन त्यागा इसने तो धनावेश आ गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणावेश आ गया। तो एबोनाइट की छड़ क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, आवेश ग्रहण कर रहा है तो माइनस, और ऊनी कपड़े में धनावेश। तो यहाँ पे माइनस माइनस वाले दोनों एबोनाइट की छड़ है। समान आवेश सेम आ गया, समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो हाँ इनमें प्रतिकर्षण हुआ। अब नेक्स्ट, एक कांच की छड़ लिए, एक एबोनाइट की छड़ ली, कांच की छड़ वाले में धनावेश, एबोनाइट की छड़ वाले में ऋणावेश, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, क्योंकि दोनों विपरीत आवेश है। अब विपरीत आवेश एक दूसरे क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आएगी कि धनावेश हुआ और ऋणावेश हुआ तो आकर्षित क्यों कर रहा, प्रतिकर्षित क्यों कर रहा। लेकिन इसमें धनावेश कैसे आ रहा, ऋणावेश कैसे आ रहा, ठीक है। होता क्या है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, हमने पढ़ा था 1.6 10 19। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में आ जाते हैं, जिस कारण से कांच की छड़ में धनावेश और रेशम कपड़े में क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। सेम एबोनाइट की छड़ को जब ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, जिससे ऊनी कपड़े में धनावेश, क्योंकि इससे चले गए, कमी इसमें हो गई तो इसमें धनावेश, उसमें वृद्धि हो गई तो ऋणावेश। तो जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में विद्युत प्रदान करता है। हाँ, यहाँ एक बात नोट करने वाली ये है कि जब इनको रगड़ रहे तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, लेकिन प्रोटॉन का कभी भी आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि रगड़ते समय इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन का कभी भी आदान प्रदान नहीं होता है, ओके। तो प्रोटॉन वैसे कैसे रहते हैं, तो केवल हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आ रहा है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था कि कांच की छड़ यहाँ पे क्या करता है, वो त्याग देता है, यहाँ पे त्यागा था उससे प्लस आ गया था, एबोनाइट की छड़ ग्रहण किया तो उससे माइनस आ गया था, और चूंकि दोनों विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने समझा कि आकर्षण क्यों हो रहा है, प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, किसी भी धनावेश क्यों हो रहा है तो किसी भी ऋणावेश क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन में देखा। तो एक पॉइंट हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है लेकिन प्रोटॉन का नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये इसमें
ठीक है, जो द्रव्यमान हो रहे हैं उन द्रव्यमानों का भी आदान प्रदान इसमें हो रहा है। अब द्रव्यमानों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? ठीक है, हमने भी बात की कि इलेक्ट्रॉन आवेश को जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के रूप में कांच की छड़ से निकल के रेशम कपड़े में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकल के इसमें आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन द्रव्यमान तो है। नगण्य के बराबर है लेकिन नगण्य नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से इसमें आएगा, ठीक है, कांच की छड़ से निकल के रेशम कपड़े में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ ना कुछ होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ये भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन का नहीं होता, और हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ द्रव्यमान का भी आदान प्रदान हो रहा है। 2 पॉइंट समझ में आ गए? ये क्या था? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसका कि अब यही क्यों है कि जो कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल कांच की छड़ में जा सकता था, यहाँ उल्टा हो सकता था कि ऊनी कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एवोलेंट की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग देता। तो आखिर ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं? ये तीसरे पॉइंट पे डिपेंड कर रहे हैं जो है कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकल के तभी तो जाएगा दूसरे में। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी भी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक, तो जिसका कार्यफलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, और जिसका कार्यफलन अधिक होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कांच से क्यों निकल रहा है? कि कांच का कार्यफलन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इन दोनों के कंपेयर में, और इन दोनों के कंपेयर में ऊनी कपड़े का कार्यफलन कम होता है। ठीक है, ये 3 चीज समझ में आ गई किस प्रकार से था। तो ये थे एग्जाम्पल जो हम रियल लाइफ में करके देख सकते हैं, तो जो हमको ये समझ में आ जाएगा आकर्षण प्रतिकर्षण किस प्रकार से हो रहा है। तो ये था विद्युत आवेश के बारे में। स्थिर विद्युत देखा हम लोगों ने, विद्युत आवेश को समझ लिया। अब इसके मैं 3 पॉइंट को थोड़ा सा लिख देता हूँ तो उसको नोट कर लेना थोड़ा सा। तो तीनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन का नहीं। ये कह सकते हैं कि आवेश के रूप में, आवेश के रूप में, आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन का नहीं। देन सेकंड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से द्रव्यमान का आदान प्रदान भी होता है। तीसरा पॉइंट, जिस धातु का कार्यफलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर वह धनावेशित हो जाता है, और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद्युत आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण किस प्रकार से होता है। तो आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो किस प्रकार से आवेशों का संरक्षण होता है समझते हैं। 11th में 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसका मतलब है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम था। आवेश संरक्षण का नियम भी तो वही है, ये भी इसी प्रकार से ही है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन। तो आवेशों के संरक्षण का जो नियम हम लिखेंगे
दो फिजिक्स के फॉर्म में, तो किसी पृथक्कृत निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग सदैव नियत होता है। नियत मतलब कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कांच की छड़, यहाँ पे एक लेते हैं रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ में पहले मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है 5 आवेश है, 5 कूलम। इसमें भी है 5 कूलम, रगड़ने के पूर्व ऐसा, ठीक है, पूर्व यहाँ लिख सकते पहले। तो कुल कितना हो गया, 5 + 5 = 10 कूलम, ठीक है। अब इनको रगड़ते हैं आपस में, तुमको पता है कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम बोर्ड में जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं किसमें से निकला, 2 कूलम आवेश इसमें से निकला और इसमें चल दिया। जब 2 कूलम आवेश कहां से इसमें जाएगा, उसमें कितना बचेगा, 5 में से 2 गया, बचेगा 3। ये 5 था, इसके पास 2 आ गया, तो 5 और 2 7, तो कुल हो गया 10 कूलम। मतलब कि पहले भी 10 था और बाद में भी कुल मिला के 10 ही है। मतलब किसी पृथक्कृत निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है, सदैव नियत रहता है, ये नहीं बदलता। तो आवेशों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन आवेश कहीं भी नष्ट नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये था आवेशों के संरक्षण का नियम। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आवेश की मात्रा होती है, मतलब किसी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, ठीक है। पहले इस नियम को लिख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ किस प्रकार से। तो किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। हमने काम करके 2 लाइन बना के लिख दिया। किसी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा है, मतलब कोई आवेशित पदार्थ है, उस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। विद्युत आवेश क्वांटीकरण में सूत्र क्या बनता है, Q = ±NE। जो आवेश हो सकता है वो धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस। Q क्या हो गया, यहाँ पे आवेश हो गया, E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा, जो हम जिक्र करेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा, ठीक है। जो किसी पदार्थ का आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अब n यहाँ पूर्ण गुणज कहने का मतलब है कि n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 ये सब हो सकती है, वह कभी भी 1/2 3/2 या 4/5 एक्सेट्रा या फिर 0.32 या 0 समथिंग कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पूर्ण गुणज के रूप में हमेशा ये रहेगा। तो ये पूर्ण गुणज के रूप में, मतलब गुणे के रूप में इसके साथ रहता है। तो यही डेफिनेशन है इसका। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, ठीक है। तो यही था इसका डेफिनेशन, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो ये हमने बेसिक चीजें इसमें देखी थी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं, और भी एक्सेट्रा कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। और कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र के कूलाम के नियम भी हम इसमें पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें,
जिससे हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।